रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर रितु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अपनी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विथ रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन के स्पेशल एपिसोड दिन भर की बात में आपका बहुत स्वागत है। आज दिन भर की बात में जो महत्वपूर्ण समाचार हैं जिन पर हम बात करेंगे, उसमें पहला है शारदीय नवरात्र। कल क्या मुहूर्त हैं, घट स्थापना के क्या शुभ समय हैं, इस विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर शहर के प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक शख्सियत, आध्यात्मिक हस्ती, प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र कुमार तिवारी ने शारदीय नवरात्र को लेकर क्या मुहूर्त बताए हैं, उस विषय पर बात करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण समाचार है वो शहर से ही है। शहर में, देवास में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नवरात्र में, यह हम सब जानते हैं कि कल से जो शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू होगा, एकदम से ट्रैफिक बढ़ेगा और मध्य प्रदेश ही क्या, देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्धपीठ माता टेकरी पर मां तुलजा भवानी, मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए आते हैं। व्यापक स्तर पर तैयारियां हुई हैं। इस बीच ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में स्थानीय जो रहवासी हैं वो अपनी कार का, अपने 4 पहिया वाहन का कम उपयोग करें ताकि ये भी रोड पर दबाव ना हो। इसको लेकर ये दूसरा वर्ष है जो एक कैंपेन पिछले वर्ष नगर निगम सभापति रवि जैन ने शुरू की थी। इस बार भी इस कैंपेन को उन्होंने वही शीर्षक 9 दिन 9 कार करते हुए एक अपील जारी की है। इस विषय पर सभापति रवि जैन ने इन्फॉर्म ह्यूमन को जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने क्या कहा है, इस विषय पर बात करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण समाचार है, देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर हम बात करेंगे। चौथा जो है, किसान कांग्रेस 24 तारीख को एक जिला स्तरीय व्यापक स्तर पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस विषय पर आज जिला किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह चौहान, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में क्या उन्होंने कहा, इन तमाम विषयों पर भी बात करेंगे। तो पहली बातचीत शुरू करते हैं। कल से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। कल सुबह से लेकर देर रात तक घट स्थापना के मुहूर्त क्या है, मां भगवती की आराधना के प्राण प्रतिष्ठा के क्या शुभ मुहूर्त हैं, इस विषय पर इन्फॉर्म ह्यूमन ने पंडित नरेंद्र कुमार तिवारी, जो शहर के प्रतिष्ठित जो ज्योतिषाचार्य हैं, शारदा माता मंदिर के पुजारी, आपने इन्फॉर्म ह्यूमन से बातचीत के दौरान कल क्या मुहूर्त बताए हैं। पहले गुरुदेव का वो वीडियो सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए ये वीडियो। तो जय श्री राम। कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और शारदीय नवरात्रि का कल प्रथम दिन है, सोमवार का दिन है और कल के जो घट स्थापना के मुहूर्त है, दुर्गा पाठ प्रारंभ करने के मुहूर्त है और जो स्थापित जिनके घर में देवियाँ हैं वहाँ अखंड दीप जलाने के जो मुहूर्त है और देवी के जो अनुष्ठान प्रारंभ करने के हैं, मंत्रों का जाप करने के हैं, मंत्रों के पुरस्करण करने के हैं। कल प्रातः का समय 6 से 7:30 तक है। प्रथम जोगड़िया अमृत का रहेगा, उसके बाद 9 से 10:30 का समय रहेगा और उसके बाद फिर शाम को 3 से 6 में घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। कल की विशेष बात यह है कि कल मातामह का श्राद्ध है और मातामह का श्राद्ध जो है, जिनके नाना नानी का जिनको श्राद्ध करना है, वो 16 श्राद्धों में 16 श्राद्ध के दिन नहीं होता है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन अपने नाना नानी का जो है मातामह, माता के पिता का और माता की माता का श्राद्ध जो है कल होता है। इसलिए जो लोग अपनी मातामह का श्राद्ध करना चाहते हैं
वो कल करें। और अब की 10 दिवस की नवरात्रि है, इसलिए कल जो ये मुहूर्त हैं इनमें माता का स्थापन, प्रतिष्ठा, पूजन, जवारों का स्थापन, घट स्थापन, अखंड ज्योत का स्थापन, दुर्गा पाठ का प्रारंभ ये कल करें। और बहुत ही शुभ है ये नवरात्रि, जो वृद्धि है इसमें नवरात्रि में एक दिन बड़ा हुआ है, तो वृद्धि जिस नवरात्रि में होती है वह साल बहुत शुभ और सुंदर रहता है। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं और अपने इष्टों का स्मरण करते हुए सब लोग अपने अपने इष्ट की आराधना करते जाएं। जय श्री राम। शारदीय नवरात्र में हम समय समय पर जो विशेष अनुष्ठान हैं उस पर हम गुरुजी से बातचीत करके ये वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दूसरा जो विषय आज हमने लिया है इन्फॉर्म ह्यूमन का, जैसा कि आज का हमारा मुख्य पोस्टर भी यही है, 9 दिन 9 कार। इन्फॉर्म ह्यूमन भी ये अपील करता है तमाम शहरवासियों से कि चूंकि कल से ट्रैफिक का दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित रहे, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। और हम प्रशासन को एक सहयोग के तौर पर इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने 4 पहिया वाहन का कम से कम उपयोग करें, कोशिश करें कि 2 पहिया वाहन से हमारी काम हो जाए। और ये भी एक हमारे पास विकल्प है कि हम एबी रोड की बजाय जो वैकल्पिक मार्ग हैं, अप्रोच मार्ग हैं, उनका उपयोग करें। इसी अपील को लेते हुए नगर निगम सभापति रवि जैन ने पिछले वर्ष भी ये एक अभियान कहें या एक अपील जारी की थी, जिसमें उन्होंने इसको नाम दिया था 9 दिन 9 कार। और पिछले वर्ष इसका बहुत प्रचार हुआ, काफ़ी रिस्पांस मिला और लोगों ने इस बात को स्वीकार करते हुए अपने 9 दिन जो 4 पहिया वाहन है उनका कम उपयोग किया, जिससे बहुत कुछ व्यवस्थित हुआ था ट्रैफिक। इस बार फिर उन्होंने अभी कल ही ये एक पोस्टर अपने तमाम जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उस पर जारी करते हुए अपील की है। एक वीडियो उन्होंने हमें भी जारी किया है, उसमें वो किस तरह की अपील कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। आज चामुंडा माता और दुर्गा भवानी की सब पर कृपा है, जो पूरे देवास में दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं। हमारे शहर में बाहर के पूरे देश के लोग आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं उनको कोई तकलीफ ना हो, वो प्रॉपरली आकर देवास में आए, माता जी के दर्शन करें और वापस से सुगमता से वापस उनके घर जाएं। इसमें कहीं ना कहीं जवाबदारी हमारी भी बनती है। तो शुरुआत आप लोग करें आपके घर से। आपकी कारें बहुत ज्यादा असेंशियल नहीं हो, नेसेसिटी नहीं हो उसकी, तो नहीं निकालें। आप लोग की आदत डालें, कम से कम शहरी क्षेत्र में कारों का इस्तेमाल कम से कम करें। और ये जो कैंपेन चल रहा है इसको जितना ज़्यादा सर्कुलेट हो सके ये सर्कुलेट करें। आप अगर सहमत है मेरी इस बात से तो मैं बोलूँगा 9 दिन, तो आपको बोलना पड़ेगा 9 कार। 9 दिन 9 दिन 9 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की बात हुई। आज जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से जब भी ये शेड्यूल जारी होता है कि आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जब जैसे ही ये जारी होता है पूरे देश में एक चर्चा शुरू हो जाती है कि आज मोदी जी क्या कहने वाले हैं। ऐसे ही आज सुबह जब ये शेड्यूल जारी हुआ तो दिन भर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तमाम कयास लगाए जाते रहे। हालांकि ये बात बहुत हद तक स्पष्ट थी कि आज किस तरह का संबोधन होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने देश को एक बड़ी राहत दी है, मामला जीएसटी से है। और आज संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संबोधन की शुरुआत शारदीय नवरात्र से शुभारंभ से की। उन्होंने पहले तमाम देशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए जो त्यौहार आ रहे हैं उन त्योहारों को केंद्र में रखते हुए जीएसटी में जो राहत दी है उस विषय पर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब अकाउंट से ही हमने एक वीडियो लिया जिसमें उन्होंने संबोधित करते हुए क्या कहा है, वो महत्वपूर्ण हिस्सा हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं।
मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो
तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर
बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे
एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक देश के लिए बड़ी उपलब्धि थी। अब हम बात करते हैं जिला किसान कांग्रेस, जो कि किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों की तमाम मांगों को लेकर, फसल मुआवजे को लेकर एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन 24 सितंबर को करने जा रहे हैं, जिसमें इसी विषय को लेकर आज एक स्थानीय गार्डन में, एक निजी गार्डन में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया था। इस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्वजीत सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। दिनांक 24 तारीख को देवास में किसानों के सम्मान में, किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है।
उसके बाद मल्लाह स्मृति मंदिर में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी देवास जिले के किसान साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि पूरी ताकत से आएँ, क्योंकि ये लड़ाई आपके फसल बीमा की है, ये आपकी जो पीली मोजक की जो बीमारी लगी उसको लेकर है, आपकी जो ज़मीनें लैंड पूलिंग में अधिग्रहण की है उसको लेकर है, आपकी जो ज़मीनें देवास विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई है उसको लेकर है, आपको फसल का जो MSP 5300 रुपये उससे अधिक में आपकी सोयाबीन का भाव मिले उसको लेकर है, आपको समय समय पर यूरिया खाद DAP NPK पूरी मात्रा में मिले उसको लेकर है, आपकी प्याज लहसुन का आपको भाव मिले उसको लेकर ये मांग रखी गई है, एवं आदिवासी भाइयों की जो ज़मीनें अधिग्रहण की गई है भूमाफियों द्वारा उसको लेकर ये हम ट्रैक्टर रैली एवं आम सभा कर रहे हैं। तो मैं सभी देवास जिले के किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ पूरी ताकत से आए और हमारी ताकत ये किसानों का आंदोलन है कांग्रेस का आंदोलन है? क्योंकि मुझे जिला किसान कांग्रेस की जवाबदारी मिली है, किसान कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हितैषी रहे। आपने देखा है कि जब देश और मध्य प्रदेश में सरकार बनी है तो किसानों द्वारा कांग्रेस की सरकार बनी है, युवाओं द्वारा महिलाओं द्वारा। तो किसान एक कांग्रेस पार्टी का एक चाहता है और किसान चाहता है कि कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़े, तो हम किसानों की लड़ाई ट्रैक्टर वाले शामिल होंगे? कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे इसमें सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल होंगे और हमारे सभी किसान भाइयों जो ट्रैक्टर ट्राली से आना चाहता हो ट्रैक्टर ट्राली से, और जो 2 व्हीलर से आना चाहता जिसके पास ट्रैक्टर ना वो 2 व्हीलर से भी आने के लिए आमंत्रित है। नकली खाद को लेकर एक बड़ा काला कारोबार जो है चलता है, उसको लेकर आप लोग क्या किस तरह का मुद्दा उठाएंगे और क्या करेंगे सर? जी, नकली खाद को लेकर एक बड़ा जो है विषय है, लंबा विषय है, उसको लेकर आप किस तरह का मुद्दा नकली उठाएंगे? खाद को लेकर हम इस आंदोलन के बाद में जहां पूरे देवास जिले में नकली खाद आवंटित हो रहा है, हम खुद जाकर अपनी टीम के साथ सर्वे करेंगे और प्रशासन को अवगत कराएंगे एवं भाजपा के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को अवगत कराएंगे। और हमारी यही मांग रहेगी कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR हो, ताकि वो जेल जाएं। और जो कालाबाजारी वो कर रहे हैं, जैसे खाद की एक अवैध बिक्री हो रही है, जो रेट से अधिक बिक्री हो रही वो, और कालाबाजारी, उन दोनों का हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहेंगे प्रशासन से। उसके लिए हम खुद सर्वे करेंगे। आपको ऐसा लगता है कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में कमजोर साबित हो रही है? कांग्रेस ने सदैव विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत से निभाई है। आप देखते हैं जिस तरह से 2023 में लैंड पूलिंग योजना लगी थी, उसको लेकर हमने लगातार आंदोलन जन आंदोलन करते निष्कर्ष नहीं निकला ना कुछ? जी, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ भी निष्कर्ष मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह जी चौहान जो अभी कृषि मंत्री, उन्होंने आंदोलन देवास तक सीमित रहता है आपका? नहीं, पूरे प्रदेश में हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी, किसान कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी चौहान डेली हर दिन, अभी पिछले 15 दिन से आज मुरैना में उनका आंदोलन है, 24 तारीख को देवास भी आ रहे हैं। तो लगातार पिछले 25 दिनों से पूरे प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। अभी एक उज्जैन में एक सभा हुई थी, उसमें भी किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तरीके से हो रहा है और कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है किसान भाइयों के साथ में। धन्यवाद। तो दिन भर की खबरों में आज ये महत्वपूर्ण विषयों पर हमने बात की। कल फिर हम मिलेंगे और तमाम विषयों पर बात करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सना विषयों पर बात करेंगे। शुभ रात्रि, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।